जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा पॉलिटी फाउंडेशन बैच चल रहा है और आज हम संसद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने सबसे पहले पढ़ा था हमने संविधान का सामान्य परिचय, उसके बाद संघ राज्य चरित्र और नागरिकता को हम लास्ट में पढ़ेंगे। मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान, डीपीएसपी और जो संघ में एक तो राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है संसद। आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा की गई है। संसद की चर्चा में आर्टिकल 79 में देखने को मिलती है। तो आर्टिकल 79 में कहा गया है कि जो संघ में एक संसद होगी और संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो संसद में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर जो संसद बनती है। उसी प्रकार जो विधानमंडल है, जिसे हम राज्य में पढ़ेंगे, भाग 6 में पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन शामिल होता है? एक तो विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है और राज्यपाल भी उसमें शामिल होता है। लेकिन केवल कुछ स्टेट हैं जिसमें विधान परिषद हैं, बाकी अन्य स्टेटों में जो विधान परिषद नहीं है। तो संसद में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और संविधान में यह भी बात की गई कि अगर राष्ट्रपति, जैसे कि संसद ने कोई विधेयक पारित किया, जैसे कि कोई विधेयक है, वो पहले लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में आया, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। जैसे कि विधेयक है वो पास हुआ लोकसभा से, राज्यसभा से, यह अभी कानूनी बना है, इसको हम अभी विधेयक ही बोलते हैं। जब तक वो राष्ट्रपति के पास नहीं चला जाएगा तब तक वो विधेयक नहीं बनेगा। जैसे ही राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं तब से वह विधेयक बन जाता है। तो क्या ऐसा जरूरी है कि जो राष्ट्रपति होंगे वो सभी विधेयकों पर साइन करेंगे? तो ऐसा नहीं है। संविधान में पहले यह प्रावधान था कि जो राष्ट्रपति है वो विधेयक पर साइन नहीं कर सकता है, लेकिन जो इंदिरा गांधी की सरकार ने यह जो उपबंध किया, संविधान में संशोधन किया कि जो राष्ट्रपति होगा वो विधेयक पर साइन करने के लिए, मतलब उसको साइन करने ही पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही 1977 में जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनती है, उसने इस उपबंध को हटा दिया और यह कहा गया, और संविधान में संशोधन करके यह कहा गया कि जो राष्ट्रपति होगा उसको एक बार जो विधेयक को साइन करने की मनाही होगी, लेकिन दूसरी बार अगर संसद उसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास पहुंचाती है तो राष्ट्रपति अनिवार्यतः उस पर हस्ताक्षर करेगा। और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति, जैसे संसद ने कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचाया तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करने ही पड़ेंगे। तो ये था संसद। इसके बाद आता है राज्यसभा की संख्या। राज्यसभा की संख्या तो इसमें 2 तरह की संख्या हमें देखने को मिलती है। एक होती है अधिकतम संख्या, अधिकतम, और दूसरी होती है वर्तमान। अधिकतम संख्या है राज्यसभा की वो 250 है, 250 सदस्य। इसके बाद है वर्तमान, यानी कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सांसद हैं, तो वो है 245। और संविधान में यह बंद किया गया है कि राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को नामांकित करेगा या मनोनीत करेगा। इसमें कहा गया है मनोनयन,
12 सदस्यों को मनोनीत करेगा जो विज्ञान, कला और साहित्य में निपुण हो, यानी कि जिनको विज्ञान, कला, साहित्य की जानकारी हो, ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करेगा। तो और कहा गया इसमें कि जो राज्यों की जो संख्या होगी वो 238 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि 12 सदस्य तो राष्ट्रपति नामांकित करता है, तो बच्चे कितने 238, लेकिन वर्तमान में कितने हैं 233। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं तो 245 हैं। कितने सदस्य हैं 245, और 250 में से जो राष्ट्रपति होगा वो 12 सदस्यों को नामांकित करेगा, तो कितने बचे 238, लेकिन पूर्ण संख्या तो 245 अभी, तो कितने बचेंगे उसमें से 233, क्योंकि 12 सदस्य तो राष्ट्रपति नामांकित करता है। तो राज्यों से केवल 233 मेंबर राज्यसभा में आ सकते हैं। यह आपको स्पष्ट हो चुका होगा। इसके बाद है निर्वाचन। सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो जितने भी राज्यों के सदस्य हैं, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें शब्दों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं की निर्वाचित सदस्य, ये जो लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर है ना वो इसी में कंफ्यूज कर देता है। इसमें कहा गया राज्यों की विधानसभाओं की, इसमें विधान परिषद में शामिल नहीं है, केवल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें सभी सदस्य भी शामिल नहीं है, केवल निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा की निर्वाचन में भाग लेंगे। और इसके लिए यह प्रावधान किया गया कि खुला मतदान हो। खुला मतदान। इसके बाद है निवास संबंधी शर्तें। इससे पहले जो गुप्त मतदान होता था, लेकिन अब उपराष्ट्रपति, जैसे हम सभापति भी बोलते हैं, उसके लिए उसके सदस्यों के लिए खुला मतदान। इसके बाद है निवास संबंधी शर्तें। पहले यह व्यवस्था थी कि जो मेंबर होगा, जैसे कि हमारे यहाँ मुरैना का जो मेंबर होगा वो मुरैना का निवासी होगा, तो ही वह सांसद बन सकता है। लेकिन इस जो शर्त है उसको हटा दिया। अब भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी प्रदेश में रहता है, वह राज्यसभा का सांसद बनने के लिए अर्हता है। तो सभी व्यक्तियों की, इसको संघ राज्य क्षेत्र में लिख देते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ जाए, व्यक्तियों को योग्यता अपनी साबित करनी पड़ती है तो ही वो चुनाव लड़ सकता है। और हम देखते हैं कि जो राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे, यह हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो सदस्य संविधान की 4वीं अनुसूची में यह प्रावधान किया गया है। एग्जामिनर इसको भी पूछ सकता है कि कौन सी अनुसूची है? 4वीं अनुसूची। 4वीं अनुसूची
सिविल सर्विस में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जैसे कि उत्तर प्रदेश के कितना जो राज्यसभा सदस्य हैं, मध्य प्रदेश का कितना, केरल के कितने, आंध्र प्रदेश के कितने, और सिविल सर्विस में भी तो इसमें भी घुमा देते हैं। तो चौर की सूची में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। तो आप दो राज्यों का, मैं एमपी का हूँ तो मैं एमपी का बता देता हूँ। एमपी के 11 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं, और यूपी का भी आप देखते हैं, यूपी के 31 सदस्य, 31 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। इसके बाद आता है कि क्या राज्यों को ही जो प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यसभा में, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसको आप नोट करिए। इसके बाद आता है सदस्यता की शर्तें, यानी कि कौन व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो राज्यसभा के साथ ही हम लोकसभा का भी देख लेते हैं। तो इसमें अलग देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा। मैं देख चाहता हूँ इसमें दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, और आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें हम दोनों का कंपेयर करके देख लेते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें जो सबसे पहली शर्तें हैं वो भारत के सभी जो अधिकारी हैं उनके लिए लागू होती है। तो वह भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। लोकसभा में भी वह भारत का नागरिक हो। इसमें जो दूसरी शर्त हमें देखने को मिलती है वो 25 वर्ष का, सॉरी, राज्यसभा में 30 वर्ष का, राज्यसभा में 30 वर्ष का और लोकसभा में 25 वर्ष का। इसके बाद उसने क्या लिया हो, शपथ। अगर कोई भी व्यक्ति जो सांसद निर्वाचित हुआ है अगर वह शपथ नहीं लेता तो उस पर फाइन लगता है, यह भी शपथ लेता है। इसके बाद जो अंतिम कंडीशन है वो है कि अगर संसद कोई और जो शर्तें हैं वह निर्धारित करें, तो संसद की अन्य शर्तें। इसमें भी वही है। तो इसमें हमें 3 चीज़ें तो कॉमन दिखाई देती हैं कि वो भारत का नागरिक हो, उसने शपथ ली हो, या जो संसद है वो कोई अन्य शर्तें भी इसमें लागू कर सकती हैं। लेकिन इसमें जो डिफरेंट है वो है एज का। आप राज्यसभा के लिए आप 30 वर्ष के हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, और लोकसभा के लिए आप 25 वर्ष। इसलिए राज्यसभा को हम बूढ़ों का सदन भी बोलते हैं, बूढ़ों का सदन। उसे बोलते हैं युवाओं का सदन। ऐसा संविधान में लिखा नहीं है, यह प्रचलित है। केवल 5 साल के अंतर पे बूढ़ा और जवान बना दिया है। बूढ़ा का सदन, इसको बोलते हैं युवाओं का सदन। आप इसको भी नोट करिए। इसके बाद है सदस्यता न रहना।
किस कंडीशन के आधार पर जो सदस्य है वो नहीं रहता है। तो पहला आता है इसमें दल बदल। दल बदल जो 10वीं अनुसूची में हमें देखने को मिलता है, अगर कोई सांसद किसी दूसरी पार्टी से, जैसे कि वो यहाँ से जीत गया, यानी कि हमारे मुरैना जिले से कोई जीत गया और वह अपनी पार्टी बदलकर दूसरे जो पार्टी में चला जाता है, तो उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। लेकिन इसके लिए एक अनुबंध किया गया, अगर पार्टी के 2/3 सदस्य, पार्टी के 2/3 सदस्य से अधिक व्यक्ति अगर दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो इस पर दल बदल लागू नहीं होता है। अगर 2/3 से कम व्यक्ति किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं उस पर दल बदल लागू होता है, और उस व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए भी रोक लगा दी जाती है और उसको जनता से दोबारा से निर्वाचित होकर संसद में आना पड़ता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का जो निर्वाचन है वो अवैध घोषित किया जाए, तो उसके लिए कौन जो अंतिम निर्णय देता है, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति अंतिम निर्णय देता है। लेकिन राष्ट्रपति केवल अपनी मनमानी तरीके से जो निर्णय नहीं देता है, बल्कि वह चुनाव आयोग के आधार पर, चुनाव आयोग के आधार पर जो निर्णय देता है, चुनाव आयोग के आधार पर जो डिसीजन देता है वह अंतिम होता है, अंतिम। इसको भी आप नोट करिए। इसके बाद आता है जो राज्यसभा का कार्यकाल और उसके सदस्यों का कार्यकाल। कार्यकाल तो सबसे हम पहले देखते हैं कि जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल कितना है। तो राज्यसभा को स्थायी सदन है, स्थायी सदन, यानी कि जो राज्यसभा है वो कभी विघटित नहीं होती है। जैसा कि लोकसभा है वो हर 5 साल बाद विघटित होती है, लेकिन जो राज्यसभा है वो कभी विघटित नहीं होती है, विघटन नहीं होता है। मैं इसको नीचे कर देता हूँ पहले। ठीक है, इसका जो विघटन नहीं होता है और यह स्थायी सदन है। इसके बाद आता है कि सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं वह 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। लोकसभा में 5 वर्ष और राज्यसभा में 6 वर्ष। इसके एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष में निर्वाचित होते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि ना तो राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है, ना ही जो सभी सदस्य हैं वो एक साथ, जो उनकी सदस्यता है वो खत्म होती है। तो 2 साल में 1/3 सदस्य उनका निर्वाचन होता है। तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसके बाद उसके पदाधिकारी, उसमें 2 पदाधिकारी होते हैं राज्यसभा में। एक तो सभापति, एक होता है उपसभापति। ये दोनों सदस्य निर्वाचित होते हैं। जो सभापति उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति।
वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। और जो उपसभापति होता है वह भी निर्वाचित होता है, तो यह भी निर्वाचित। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ना तो सभापति है उस टाइम पे ना ही उपसभापति है, तो यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति, अगर दोनों नहीं है तो कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अन्य सदस्य को क्या करेगा? मनोनीत, अन्य सदस्य को मनोनीत। जैसे कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी या उसके जो चुनाव है उसको अवैध घोषित कर दिया जाए या कोई अन्य कंडीशन या महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाए, तो जो राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति। लेकिन जैसे उपराष्ट्रपति जाता है, यानी कि जैसे ही सभापति जाता है सदन से, तो कौन बैठेगा? तो बैठेगा उपसभापति। लेकिन उपसभापति छुट्टी पे, तो कौन जो हाउस का संचालन करेगा? तो वह व्यक्ति करेगा जो राष्ट्रपति नियुक्त करे। लेकिन राष्ट्रपति तो है नहीं, तो कौन? उपराष्ट्रपति मनोनीत करेगा ऐसे सदस्य को जो सदन का संचालन करे। इसके बाद आता है जो पदाधिकारी होता है, यानी कि जो सभापति होता है वो उसके क्या क्या काम है, क्या क्या काम करता है वो सदन में। तो पहला है कार्य। तो सबसे पहला कार्य है कि वो सदन का संचालन करता है। क्या करता है? सदन का संचालन, सदन का संचालन। लोगों को विचार विमर्श करवाता है। सदन का संचालन करवाता है, विचार विमर्श करवाता है। जैसे कि कोई विधेयक आ जाए उस पर जो विचार है, किस व्यक्ति को, किस सांसद को कितना बोलना, कितना जो समय वो दिया जाए, यह कार्य कौन करता है? सभापति करता है। इसके बाद है मतदान करवाना, मतदान करवाना। इसके बाद जो अंतिम शक्ति है, अंतिम कार्य वो है निर्णायक वोट देना, निर्णायक मत। चूंकि जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति है, यानी कि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो उसको जो वोटिंग का अधिकार नहीं है, लेकिन वह निर्णायक मत दे सकता है। यानी कि जैसे कि आज राज्यसभा की वो है, आज राज्यसभा की संचालन आज उसका, तो आज 120 मेंबर उपस्थित हुए, तो वोटिंग कराई उसने सभापति ने, तो 60 पक्ष में और 60 विपक्ष में। तो इस समय जो वोट करता है वो कौन करता है? सभापति करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? निर्णायक मत। जो सभापति है वो पहला वोट नहीं देता है, ना ही लोकसभा का अध्यक्ष, जैसा राज्यसभा में होता है वैसे ही लोकसभा में होता है। ना ही राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, और ना ही लोकसभा का अध्यक्ष जो पहला वोट है वो संसद में नहीं दे सकता। इसके बाद आता है कि जो रेजिग्नेशन कैसे होता है। आपने उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो सभापति है उसको कैसे हटाया जाता है। सभापति को केवल राज्यसभा हटा सकती है, जो सभापति उसको केवल राज्यसभा नहीं हटा सकती, बल्कि उसमें लोकसभा की सहमति जरूरी होती है। लेकिन जो प्रस्ताव है सभापति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाता है। तो राज्यसभा में प्रस्ताव, और प्रस्ताव लाने की सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी गई हो, ऐसी भी व्यवस्था में देखने को मिलती है। लेकिन यह अपना इस्तीफा किसको देंगे? मान लो इसको सभापति को हटाया नहीं जाए, बल्कि इनको अपना रेजिग्नेशन देता है, रेजिग्नेशन देना है,
तो ये अपना रेजिग्नेशन किसको देगी? तो जैसा कि लोकसभा का अध्यक्ष है वो अब किसको देता है रेजिग्नेशन? उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। उसी प्रकार राज्यसभा में भी है, जो सभापति है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? उपसभापति। इसके बाद है कोरम। कोरम होता है कि सदन की गणपूर्ति, सदन की गणपूर्ति। यानी कि सदन को चलाने के लिए हमारे पास कम से कम इतने सांसद होने चाहिए। तो कितनी है? 1/10। यानी कि अभी वर्तमान में 245 सांसद हैं, तो कम से कम 25 मेंबर होने चाहिए राज्यसभा को चलाने के लिए। अन्यथा अगर 25 से कम मेंबर आते हैं तो राज्यसभा है, यानी कि जो सभापति है वो हाउस को अन्य दिनों के लिए चर्चा के लिए रख सकता है। रख सकता है किसको? शक्ति है सभापति। इसके बाद है इसका वेतन। जो उपसभापति और सभापति इनका जो वेतन है वो संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं ये। इसके बाद है शक्तियाँ। हमारा हो गया संसद हो गई, राज्यसभा की संख्या हो गई, निर्वाचन हो गया, यूटी का प्रतिनिधित्व। तीन जो यूटी है उनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके बाद सदस्यता की शर्तें हो गई, कार्यकाल होगा, पदाधिकारी हो गए, कोरम हो गया, वेतन हो गया और रेजिग्नेशन। इसके बाद आती है जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो शक्तियाँ, कि जो राज्यसभा के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ पावर्स। तो दो प्रकार की शक्तियाँ हमें देखने को मिलती है। एक और प्रकार है लेकिन वो हमने आपातकाल में पढ़ लिया है। जो आपातकाल की जो क्लास है वो हमने पहले ही करा दी आपको, और आपके जो प्ले लिस्ट में होगी। तो दो शक्तियाँ, एक है विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, और दूसरी है विशिष्ट शक्ति, विशिष्ट शक्ति, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल पावर। राज्यसभा के पास दो ऐसी स्पेशल पावर संविधान में देखने को मिलती है। तो पहला आता है विधायी शक्ति। जो संसद का मूल काम है वो है कानून बनाना, विधि बनाना, क्योंकि जो भारत का संविधान सर्वोपरि है। तो जो देश होगा वो विधि के अनुसार चलेगा। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। तो देश है वो विधि के अनुसार चलेगा, और देश के लिए कुछ भी करना हो तो उसके लिए आपको विधि बनानी पड़ेगी। तो संसद का मूल काम क्या है? विधि बनाना। तो विधायी शक्ति में हम तीन जो विधेयक उनको लेते हैं। पहला है सामान्य विधेयक, सामान्य विधेयक। इसमें हम तुलना करके भी देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के पास कितनी कितनी शक्तियां हैं। सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक में। सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और एक और धन विधेयक। पहले आप इसको नोट करिए। इसके बाद धन विधेयक। ये विधायी शक्तियां। तो सामान्य विधेयक में
दोनों सदनों के पास समान शक्तियाँ हैं। तो सामान्य विधेयक में समान शक्तियाँ। जैसे कि ट्रैफिक के लिए कोई नियम बनाना हो तो कोई भी सदन है वो इसको शुरू कर सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि केवल लोकसभा में शुरू हुआ। तो ये समान शक्तियाँ इनके बारे में। इसके बाद है संविधान संशोधन विधेयक। इसमें भी समान शक्तियाँ दोनों के पास। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण जो विधेयक है, धन विधेयक। धन विधेयक के पास राज्यसभा को बहुत ही कम शक्ति दी गई है। तो सीमित शक्ति है इसके पास, सीमित शक्ति। जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता है। लोकसभा में ही पास होता है, उस पर चर्चा होती है और वह राज्यसभा को ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जो राज्यसभा है उसके पास शक्ति नहीं है कि वह केवल इसको 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। लेकिन वह सुझाव भी दे सकती है लोकसभा को, इसमें ये संशोधन है और ये हमें इसमें सुधार करने चाहिए। लेकिन लोकसभा को यह मानना अनिवार्य नहीं है कि वो राज्यसभा की सभी शर्तें माने। तो इसको सीमित शक्ति है, केवल 14 दिन तक राज्यसभा उसको रख सकती है। अगर 14 दिन के बाद राज्यसभा उसको वापस नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि जो विधेयक है वो पारित हो चुका है। तो इसमें जो बहुत ही सीमित शक्ति है वो राज्यसभा को दी गई है धन विधेयक के मामले में। इसके बाद है विशिष्ट शक्ति, स्पेशल पावर। दो ऐसी विशिष्ट शक्ति दी गई है राज्यसभा को। एक है आर्टिकल 249, दूसरा है आर्टिकल 312। आर्टिकल 249 कहता है कि जो राज्यसभा है वो किसी भी राज्य सूची के विषय को जो राष्ट्रीय महत्व का है उसको संघ सूची में शामिल कर सकती है। तो आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय को जो राष्ट्रीय महत्व का है उसको संघ सूची में शामिल कर सकती है। संघ सूची में शामिल। क्योंकि जो राज्यसभा है उसका जो निर्वाचन होता है वो राज्य के विधानसभाओं के द्वारा होता है। इसलिए यह व्यवस्था की गई कि जो ऑल इंडिया सर्विस है, जैसे कि हमारे यहाँ संघवाद को अपनाया गया है, जहाँ केंद्र और जो प्रांतीय सरकार हैं वो अलग अलग कार्य करती हैं, लेकिन जो ऑल इंडिया सर्विस हैं वो तो एक ही है। यानी कि जो केंद्र है वो नियुक्ति करता है और उनको राज्यों में भेज देता है। तो इसलिए यह व्यवस्था की गई कि अगर कोई भी नई सर्विस बनाई जाएगी वह राज्यसभा के द्वारा बनाई जाएगी, क्योंकि राज्यसभा में जो राज्यों के प्रतिनिधि हैं उन्होंने राज्यसभा को बनाया है और इसको वोटिंग की है। इसलिए जो ऑल इंडिया सर्विस है इसकी जो नई ऑल इंडिया सर्विस की स्थापना कौन करता है? राज्यसभा। वही थी दोस्तों आज की अपनी क्लास। अगली वाली वीडियो हम समझेंगे लोकसभा। तब तक ये बने रहिए। धन्यवाद।